बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़ हुआ करता था। दोनों पेड़ पर दो कबूतर रहा करते थे। हे कबूतर, मैंने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है और तुमने नीम के पेड़ पर घोंसला बनाया। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आ रही है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुमने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया तो मैंने नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मेरे पेड़ पे मीठे मीठे फल लगते हैं और तुम्हारे पेड़ पे कड़वे कड़वे बीज। इस पेड़ पर रहने पर बहुत सारे जानवर दोस्त बनते हैं, पर तुम्हारे पेड़ के पास कोई नहीं आता। यूं निंदा करते हुए बात करने लगी। इस पर दूसरी कबूतर कुछ न कह पाई, वो चुप रही। हर सुबह कबूतर अपने पेड़ से आम तोड़कर उस मीठे फल को खाया करता और तुम्हारे कड़वे फल है ऐसे कहकर दूसरे कबूतर को चिढ़ाया करता। पर दूसरा कबूतर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कुछ न कहता था। उस पेड़ के नीचे हिरण, लोमड़ी और जंगली भैंस आया करते। उनसे कबूतर की अच्छी दोस्ती होने लगी। उस नीम के पेड़ के ऊपर रहने वाले कबूतर के पास कोई नहीं आया करता, इसलिए वो कबूतर हमेशा अकेली रहा करती। सभी जानवरों के चले जाने के बाद मेरी बात सुन, अब मेरी बात मान ले और इस बेकार से पेड़ को छोड़कर मेरे पेड़ पर आ जा। इस पूरे संसार में कोई किसी से कम नहीं। हर किसी का अलग समय होता है जब उसकी महत्ता समझती है। ऐसे उस कबूतर ने कहा। यूं कुछ दिन बीतने लगे। एक दिन जंगल में जोरों की बरसात हुई। हालात ऐसे बन गए थे कि आहार के लिए कोई कहीं नहीं जा पा रहा था। नीम के पेड़ पर रहे कबूतर को बहुत भूख लगी थी। पास वाले पेड़ से वो आम तोड़कर खाना चाहती थी। जब वो आम खा रही थी तब दूसरी कबूतर वहां पर आकर देखने लगी। क्या हुआ दोस्त, अब भूख लगी है तो हमारी पेड़ की महत्ता समझ में आ रही है? यूं उसका मजाक उड़ाते हुए उसने पूछा, लेकिन दूसरी कबूतर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पेड़ के फल पर और किसी का अधिकार नहीं है। इस पेड़ पर जो भी रहता है केवल उसी का उस पर अधिकार होगा। यूं बेझिझक उससे कह दिया। इस पर दूसरे कबूतर ने कुछ न कहा और फल को वहीं छोड़कर वो वापस चली गई। वो सारा दिन उसने खाली पेट ही गुजार लिया। बारिश के थमते ही वो हमेशा की तरह जंगल में उड़ती हुई अपनी आहार की तलाश में निकली। ये कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ सूखने लगा। अब जानवर उस आम के पेड़ की तरफ नहीं आया करते। कबूतर को धीरे धीरे घबराहट सी होने लगी। दोस्त, ये पेड़ सूखने लगा है, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर आ सकती हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुश्किल के घड़ी में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? ऐसा कहकर उसने दूसरे कबूतर को अपने पेड़ पर आह्वान किया। अगले कुछ दिनों तक कबूतर ने उसी घोंसले में आसरा लिया। दोस्त, उस आम के पेड़ को पहले जैसा वैभव मिलने के लिए मेरे पास कोई सुझाव है। वो क्या है दोस्त? कबूतर के पूछने पर दूसरे कबूतर ने अपनी योजना उसे बताई। उसके बाद उन दोनों कबूतरों ने जंगल के बाकी जानवर और पक्षियों को बुलाकर उनसे बातचीत की, अपनी योजना उन्हें सुनाई, जिस पर सभी ने अपनी हामी भरी। पंछियों ने नीम के पेड़ से उसके कड़वे फलों को निकालकर आम के पेड़ के नीचे रख दिए। हाथी ने उन बीज को कुचल कुचल कर उसका रस पेड़ के तने में डाल दिया। धीरे धीरे आम के पेड़ पर अंकुर फूटने लगे, जिसे देखकर सभी जानवर और पंछियां खुशी से उछलने लगे। उस दिन से पहली कबूतर ने नीम के पेड़ को कमतरता से देखना बंद किया। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था।
उस जंगल में शेर और बाघ हर बार राजा की पदवी के लिए लड़ा करते थे। चुनाव का समय आ गया था। बाघ और शेर इसका प्रचार करने के लिए निकल पड़े। इतने समय से शेर राजा का शासन देख रहे हो ना, कितने अन्याय किए उसने। किसी को ठीक से अन्न भी नहीं मिलता। पड़ोस के जंगल से जानवर आकर हमारा आहार छीन कर ले जा रहे हैं, पर शेर राजा चुपचाप बैठे हैं। हम सब पर अन्याय कर रहे हैं, इसीलिए इस बार मुझे अपना मतदान दीजिए। इस तरह हर जानवर के पास जाकर मत डालने के लिए कह रहा था। नदी के पास जाकर मछलियों को अपनी योजनाएं बताता था। पक्षियों से भी उसे वोट डालने के लिए कहा करता। ये सारी बात शेर राजा जान गया। शेर ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। वो बाघ सभी को अपने बातों की जाल में फंसा रहा है, उस पर विश्वास मत करना। मैंने तुम सबका बहुत ध्यान रखा है। ऐसे शेर ने कहा। सभी जानवर सुन तो रहे थे, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये बात शेर राजा भी जान गया। एक दिन शेर अपने गुफा के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद वहां पर भालू आया। महाराजा, आपने बुलाया? भालू जी, इस बार बाघ बहुत जोरों शोरों में कोशिश कर रहा है राजा बनने की। जंगल के जानवर भी उसी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बाद में भी अपना ही अधिकार यहाँ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराजा, हम जानवरों का आहार उनके घर तक पहुँचाते हैं। उनको वैद्य की जरूरत हो तो वो भी हम घर तक ही पहुँचा कर दिया करेंगे। जानवरों को ज्यादा चलना ना पड़े, इसके लिए उनका वाहन हम हाथी को बनाएंगे। भालू का दिया हुआ सुझाव शेर राजा को बहुत भा गया। तुरंत उस योजना को अमल में लाने लगा। किसी भी जानवर को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखने लगा। आहार भी उनके घर तक पहुंचाया करता। जानवरों को चलने फिरने की तकलीफ ना हो, इसलिए हाथी को उनका वाहन बनाकर भेजने लगा। सभी जानवर शेर राजा से प्रभावित हो गए। इस मार से अब बाघ राजा की छुट्टी हो जाएगी, ये सोचकर शेर बहुत उड़ रहा था। चुनाव का दिन आ गया। बाघ और शेर जानवरों के नदी के किनारे आने की राह देख रहे थे। हे बाघ, तुम्हारी हालत पे मुझे तरस आ रहा है। मैंने जो योजना बनाई उसके सारे दीवाने हो गए हैं। इस बार तो तुम्हारी पत्नी का भी वोट तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ही अपना वोट तुम्हें दे देता हूँ। तुम भी क्या याद करोगे? ऐसा कहकर शेर ने अपना वोट बाघ को दे दिया। दोनों राह देखने लगे, पर एक भी जानवर वहां नहीं आया। आखिर हो क्या रहा था, उनकी समझ में नहीं आया। शेर और बाघ जंगल के भीतर जाने लगे तो देखा सारे जानवर सुस्ता रहे थे। उन सभी से वोट डालने के लिए कहा तो सभी कह रहे थे कि हम में इतनी अब हिम्मत नहीं चलने की, और इसीलिए वहां पर कोई नहीं आया। दोनों वापस नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं? सभी को हर चीज घर तक पहुंचाकर आलसी बनाकर रखा है तुमने। वोट डालने के लिए भी नहीं आए वो। अब अगर मैंने अपना वोट खुद को दे दिया तो मैं ही राजा बनूंगा। ऐसे बाघ के कहने पर शेर कुछ सोचने लगा। बाघ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। उन्हें हर चीज मुफ्त में देकर उन्हें मैंने आलस की आदत डाल दी है। कम से कम अब तुम बागडोर संभाल लो। ऐसा कहकर शेर ने उस पदवी को छोड़ दी। बाघ ने राजा का पद संभाला। सभी जानवरों को अपने अपने हिस्से का काम करने लगाया और उन्हें मेहनत का महत्व समझाया।